Welcome back, students. Today I will be taking up a very interesting topic, maladjustment, from the chapter Adjustment and Maladjustment. Students, earlier I have told you regarding adjustment. What is adjustment? When a person cope up with the environment, when he have a harmonious relationship with the environment, he is an adjusted person. Today we will talk about maladjustment. Now what is maladjustment? Here we will talk about maladjustment, causes, symptoms, detection of maladjustment. Here there is a picture of a boy who seems to be very sad, उदास सा बैठा हुआ है. तो ऐसे बच्चे जो उदास रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, उनको हम maladjusted children बोलते हैं. maladjustment कब होती है? When जो बच्चा है ही इज़ नॉट एबल टू मेक एनी प्रॉपर एंड सुटेबल एडजस्टमेंट इन हिज लाइफ, यानी कि उसके इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट, वातावरण और बच्चे के अंदर क्या रहता है, चाहे वो बच्चा है चाहे कोई बड़ा है, उन दोनों में एक अच्छा तालमेल नहीं रहता. वो अपने आप को उस वातावरण के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर सकता. जब एक इंसान अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर सकता, उसको हम मैलएडजस्टमेंट कहते हैं. तो मैलएडजस्टमेंट का अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेटेड रहता है इंसान, हमेशा टेंशन में रहता है, कन्फ्लिक्ट्स करता रहता, लड़ाइयाँ करता रहेगा. जो एक मैलएडजस्टेड चाइल्ड होगा उसको हम बोलेंगे झगड़ालू. मैल इज़ व्हाट? बैड. एडजस्टमेंट इज़ हार्मनी. जब एक बैड हार्मनी होती है एनवायरनमेंट और इंडिविजुअल के बीच में, उसको हम मैलएडजस्टमेंट कहते हैं. अगर हम बोलें तो मैलएडजस्टमेंट क्या है? इट इज़ क्वाइट ऑपोजिट ऑफ एडजस्टमेंट. अगर एडजस्टमेंट को हम पॉजिटिव बोलते हैं तो मैलएडजस्टमेंट इज नेगेटिव. मैलएडजस्टमेंट में इंडिविजुअल स्ट्रगल्स बिटवीन हिज एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज एंड हिज एनवायरनमेंट. वो अपनी क्षमताओं और वातावरण के साथ झगड़ा करता है. स्ट्रगल्स यानी कि उनको कोप अप करने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि मैं हूँ वो सब माने. बट दिस इंडिकेट्स व्हाट? फेलियर ऑफ द इंडिविजुअल टू एडजस्ट टू ए सिचुएशन. जो मैलएडजस्टमेंट है वो एक नाकामी दिखाता है किसकी? एक इंसान की एक सिचुएशन के साथ डील करने के लिए. तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे? अ फेलियर टू मीट द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी सच एज कोपिंग विद प्रॉब्लम्स एंड सोशल रिलेशनशिप्स. जब आप सोसाइटी में रहते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर सकते, या सोशल रिलेशनशिप जो कि आपकी सोसाइटी में होती हैं अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने किथ एंड किन के साथ, वो आप नहीं एडजस्ट कर सकते हैं, तो क्या होते हैं? आप एक मैल एडजस्टेड इंसान बन जाते हैं. देयर इज व्हाट? फॉल्टी एंड इनएडिक्वेट एडजस्टमेंट बिटवीन द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल. देन there is inability to adjust to the demands of interpersonal relationships and the stresses of daily life. आपको ज़िंदगी में रूटीन लाइफ में स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेन्स होते हैं, आप उनके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या होता है? एक इंसान मैलएडजस्टेड बन जाता है. देन योर इनएबिलिटी, आप में वो काबिलियत नहीं है कि आप सक्सेसफुली क्या कर सकें, आप सक्सेसफुली सेटिस्फैक्ट्री आप सेटल अप कर सकें. किसके साथ? अपनी एनवायरनमेंट के साथ. कहने का मतलब ये है कि व्हेन वन फेल्स टू अकोमोडेट टू द एनवायरमेंटल प्रेशर्स, अपने आप को उसके साथ अकोमोडेट नहीं करता, उसके साथ कोप अप नहीं कर सकता, तो वो क्या होता है? ही बिकम्स मैलएडजस्टेड. अगेन फेल्स टू एक्नॉलेज, एडमिट एंड कोप अप विद द रियलिटी. वो जो सच्चाई होती है उसके साथ कोप अप करने की नहीं मानता है, तो क्या होता है? ही बिकम्स मैलएडजस्टेड. और हम बोल सकते हैं जब उसमें विल और स्किल नहीं होती, ना क्षमता होती है, ना ही उसमें कोई स्किल होती है कि वो अपने एनवायरनमेंट को, उस वातावरण में जिसमें वो एडजस्ट नहीं हो सक रहा है, उसको क्या करे? मॉडिफाई कर सके, तो वो भी उसकी क्या है? मैलएडजस्टमेंट है. अब जो मैलएडजस्टमेंट है इसके देयर आर सर्टेन कॉजेज ऑफ मैलएडजस्टमेंट. वी विल स्टडी वन बाय वन. First of all, these causes are divided into two categories. One is your subjective causes. Under subjective causes, we have sensory defects. यानी कि जो कुछ students होते हैं
उनके अंदर क्या होता है, दे हैव प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू देयर सेंसेस, यानी कि उनको डिफेक्ट्स होंगे उनकी आई साइट में, या दूर का उनको अच्छे से दिखेगा नहीं, पास का उनको अच्छे से नहीं दिखेगा, एंड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स दे आर अनएबल टू कंप्लीट देयर स्कूल वर्क वेल इन टाइम, एंड दे फाइंड इट डिफिकल्टी इन डूइंग द स्कूल वर्क, काम करने में उनको मुश्किल आती है, they have to like they cannot they have to sit in the front, उसको ध्यान से देखना पड़ता है, कभी भी टीचर को पूछना पड़ता है बिकॉज ऑफ द सेंसरी डिफेक्ट्स। ये सारी चीज़ें क्या होती है, उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स लेके आ जाती हैं, वो अपने आप को दूसरे बच्चों से इन्फीरियर समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ये उनके अंदर मैल एडजस्टमेंट लेके आती है। अब देन वी हैव फिजिकल डिफॉर्मिटीज़। कोई बच्चा जो है वो डेफ डम या ब्लाइंड है और उसको कुछ या कोई और फिजिकल डिफेक्ट है, जैसे आप बोल सकते हैं पैरालाइज लेग्स है, तो वो सारे बच्चे जब ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं, दे फील they have the feelings of inferiority और they are unable to draw the best from the school। वो अपने स्कूल से अच्छे से जो उसको उनको मिलना चाहिए वो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ these deformities, and they become what, they are frustrated and disappointed, और ये यही disappointment उनको क्या कर देती है, उनको maladjusted बना देती है। Then the third one we have, it is level of intelligence। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड सम आर स्लो लर्नर्स। जो अब जिनका लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होता है तो क्लास में क्या होता है, दे आर लेफ्ट बिहाइंड व्हेन द टीचर टीचेस देम, तो वो बिकॉज ऑफ दैट थिंग दे अगेन फील दैट हम तो इनसे पीछे हैं, ये हमारे से आगे हैं, तो वो अपने जो फेलो क्लास फेलोज होते हैं, फेलो बींग्स होते हैं, उनके साथ compete नहीं कर सकते जो लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के बच्चे होते हैं। अगेन देर आर सर्टन स्टूडेंट्स जो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि दे आर वेरी ब्राइट, और उनकी जो वो इंटेलिजेंस होती है दे डिड नॉट फाइंड एनी रिकग्निशन, यानी कि उनके इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ को सोशली कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, वो बच्चे भी क्या होते हैं, दे ऑल्सो बिकम मैल एडजस्टेड। यानी कि जो स्लो लर्नर्स होते हैं बिकॉज ऑफ देयर this thing low level of intelligence, they also become maladjusted, and those who are extremely gifted children, when their activities are not recognized by the society or by their group, they also become frustrated। Then students, you have next one is लॉन्ग सिकनेस। कोई बच्चा है वो काफ़ी देर से बीमार पड़ा हुआ है, अपने घर में है, और उससे क्या हो रहा है, जब वो अपने घर में है किसी बीमारी से जूझ रहा है, वो नहीं जा सकता स्कूल, तो क्या होता है उसकी जो एकेडमिक अचीवमेंट होती है दैट इज़ व्हाट, वो परफॉर्मेंस उसका लो हो जाता है। तो वो चीज़ें, क्योंकि वो खेलना चाहता है, वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है, स्कूल में जाना चाहता है, मगर जो उसकी बॉडली सिकनेस है वो उसको ये सब नहीं करने देती है, तो क्या होता है ही बिकम्स पेसिमिस्टिक एंड नेगेटिव इन हिज अप्रोच, और उसको वो मेंटली भी अनहैप्पी हो जाता है, एंड ही कंसीडर हिमसेल्फ, अपने को सोचने लगता है कि मैं मिसफिट हूँ, अपने मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो दिस क्रिएट्स व्हाट, अ फीलिंग ऑफ ill adjustment in the child। Then right now we have studied about the subjective causes, now we have the objective causes। Under objective causes we will study about the home causes or factors, जिसमें हम देखेंगे कि जो बच्चे वेल ऑफ फैमिली से आते हैं, जिनके पेरेंट्स हेल्दी होते हैं बच्चे, और दे कम फ्रॉम वेल्दी होम, they are what, they have less chances of their maladjustment than the children which comes from the families, from poor families and unhealthy environment। After that we will study about the school causes, how school can produce maladjustment among the children। Then we will study about the social causes, how society is responsible for producing maladjustment, and last of all we will study about the physical factors and emotional shocks, कि कैसे एक इंसान को जो शॉक है वो भी मैल एडजस्टेड कर सकता है। तो टू स्टार्ट विद द होम फैक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल होम फैक्टर में पावर्टी आ गई। अक्सर देखा गया है जो पुअर फैमिलीज के बच्चे होते हैं उनकी जो होते हैं दे आर मोर मैल एडजस्टेड दैन द गुड फैमिलीज, फ्रॉम वेल टू डू फैमिलीज। उसका रीज़न क्या होता है,
क्योंकि उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होती हैं वो भी उनकी फुलफिल नहीं होती हैं। उनको खाने को भी नहीं मिलता, दे आर हाफ स्टार्व, वो भूखे रहते हैं, वो इरिटेटेड रहते हैं जब दूसरों को देखते हैं, जब वो कहीं पे भी जाते हैं, स्कूल में जाएंगे, कहीं पे भी जाते, दे सी कि पीपल आर एंजॉइंग लाइफ, वो खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो दे फील व्हाट, दे फील they are they feel irritated and they are maladjusted. Then there are some children who comes from broken homes. Broken homes यानी कि homes which are broken by the death of the parent or by the divorce of the parent or by the separation. ऐसे बच्चे जो होते हैं they are more maladjusted from the children who comes from the stable families. क्योंकि उनके जो अगर डेथ ऑफ द पेरेंट हुई है तो क्या होगा, द चाइल्ड हैज बिकम बिग इनफ टू हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द होम एट ए वेरी अर्ली एज। तो वो ये सब चीज़ें जो होती हैं इनको बच्चों को मैलएडजस्टेड कर देती हैं। देन अंडर होम फैक्टर्स वी हैव वैल्यू प्लेस्ड ऑन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। हमने जनरली देखा है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में क्या है कि there is always difference between the son and daughter. जो son है he is preferred than the daughter, preferred to the daughter. आप देखिए you will find that there are so many girls and then there is one son. तो ये जो चीज़ है, क्योंकि फिर उस फैमिलीज में क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती और जो बॉयज़ होते हैं दे गेन इंपॉर्टेंस। तो ये जो फीलिंग जब आती है उस फैमिली में, तो व्हाट हैपन्स कि the child becomes maladjusted. Then we have immoral parents. Immoral parents में देखिए आपको दो पिक्चर्स दिखाई हैं। फर्स्ट पिक्चर में यू कैन फाइंड द पेरेंट्स आर फाइटिंग विद ईच अदर और उनके जो बच्चे हैं दे आर टेंस्ड, दे आर व्हाट, दे आर लुकिंग इन शॉक टू द पेरेंट्स। और दूसरी में दिखाया है कि पेरेंट्स आर हैप्पी एंड देयर चिल्ड्रन आर ऑल्सो हैप्पी। अब क्या होता है, जो ऐसे घर होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स आर ऑलवेज फाइटिंग, क्वारल कर रहे हैं, जहाँ एक दूसरे की तानाशाही गाली गलौज कर रहे हैं, तो ऐसे पे जहाँ वो हमेशा क्या है द चिल्ड्रन फाइंड फादर इन अ ड्रंकन स्टेट, तो वो क्या होता है वो भी ऐसी ही हैबिट्स को डेवलप कर लेते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, ऐसे घर की फैमिली के बच्चे वैगाबाउंड्स बन जाते हैं और देन वैगाबाउंड बिकम मैलएडजस्टेड। सो द attitude of the parents also play a very important role in making the child adjusted and maladjusted. Then favoritism. Favoritism, if you find there are two pictures of favoritism. आप देखते हैं कि घर में क्या होता है कि एक बच्चा होगा जो अपने पेरेंट्स का ज़्यादा लवेबल होगा, तो मम्मी पापा उसको ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं और दूसरे को कम। तो उससे क्या होता है, ये जो फेवरेटिज्म होती है, जिस बच्चे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है ही इज़ हैप्पी, मतलब जिसको कम मिलती है वो क्या है, वो इरिटेटेड रहता है, उसमें जेलसी आ जाती है, वो जलने लगता है अपने दूसरे इंसान के साथ। ये और सेम इज़ द केस इन द स्कूल। अगर स्कूल में भी कोई टीचर किसी एक स्टूडेंट को ज़्यादा फेवरेटिज्म देता है और किसको कम, अगेन द जेलसी विल कम इनटू द टू स्टूडेंट्स। So favoritism also plays a very important role in bringing maladjustment in the children. Then you have high ambitions of parents. Parents चाहते हैं उनके बच्चे they should stand on high positions. उसके लिए वो क्या करते हैं, they make every effort without considering the ambition of the child. वो क्या चाहता है, वो उनको उससे कुछ नहीं लेना देना है, वो उसकी पढ़ाई के लिए क्या करते हैं, वो उसको घर से सेपरेट करेंगे, उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे विदाउट कंसीडरिंग हिज इमोशंस, वो क्या चाहता है। तो ये जो चीज़ होती है हाई एम्बिशन ऑफ द पेरेंट्स, वो भी बच्चे को क्या करती है, मैलएडजस्टेड बना देती है। देन वी हैव द अगेन द पेरेंटल एटीट्यूड। उसमें मतलब मम्मी पापा का कैसा बिहेवियर हो बच्चे के साथ। अगर ओवर प्रोटेक्शन होगी वो भी उसको खतरनाक बना देगी, बच्चे को क्या करेगी, मैलएडजस्टेड बना देगी। अगर उसकी ज़्यादा रिजेक्शन होती है अपने पेरेंट्स से, दैट विल ऑल्सो what it will make him maladjusted. तो ओवर प्रोटेक्शन में लीड टू व्हाट, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ सोशलाइजेशन, देन एग्रेसिवनेस एंड सेल्फिशनेस। और जो जिस बच्चे को प्यार नहीं मिलता, ड्यू केयर नहीं मिलती अपने पेरेंट्स से, दे डेवलप अ फीलिंग ऑफ व्हाट,
अनवांटेडनेस, वो सोचते हैं हम इस संसार में आए क्यों हैं. देन रिजेक्शन एंड persecution. So these all create what? These create maladjusted behavior in the child. Then after talking about this home factors, now let's switch over to school factors. Now under school factors, first of all we have the maladjusted teacher. Now अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चे जो होते हैं अपने टीचर्स को बहुत कॉपी करते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उनको इमिटेट करते रहते हैं. वो चाहते हैं कि जो क्वालिटीज़ हमारे टीचर में हैं, जैसा हमारा टीचर है वैसे भी हम भी बने. मगर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो एक मैल एडजस्टेड टीचर होता है, ही विल प्रोड्यूस व्हाट, ही विल प्रोड्यूस मैल एडजस्टमेंट इन द स्टूडेंट्स, बिकॉज students will copy the maladjusted teacher. लेविन, वाइट एंड अदर्स थे, उन्होंने बोला कि जो ऑटोक्रेटिक टीचर होता है वो उसके जो बच्चे होते हैं उनके अंदर वैसा ही बिहेवियर डेवलप करने की कोशिश करता है, जबकि एक लीनियर टीचर होगा, उसके जो बच्चे होंगे वो डल होंगे और लाइफलेस होंगे. अगर कोई इमोशनली अनस्टेबल टीचर है तो उसके बच्चे भी इमोशनली अनस्टेबल होंगे. अगर कोई नर्वस टीचर है तो उसके बच्चों के अंदर नैरोनेस आ जाती है. यानी कि टीचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एडजस्टमेंट एंड मैल एडजस्टमेंट ऑफ द चाइल्ड. देन वी हैव इनएडिक्वेट करिकुलम, क्योंकि अगर आपका करिकुलम क्या है, इट इज फिल्ड विद डिफिकल्ट एंड एम्बिशियस कोर्सेज, तो क्या होगा, यू विल हैव डिसलाइकिंग फॉर योर सब्जेक्ट, और आप वो दिस ऑल विल क्रिएट व्हाट, डैमेजिंग अफेक्ट्स ऑन यू, क्योंकि आप इतना हैवी करिकुलम आप नहीं, आपकी पर्सनालिटी कैन नॉट अफोर्ड इट. तो ये जो होती है, ये चीज़ जो इनएडुकेट करिकुलम होता है, इट प्रोड्यूसेस एंजाइटी अमंग द चाइल्ड, और उसको क्या करता है, इवन द चाइल्ड लैक्स हिज कॉन्फिडेंस. सो करिकुलम should be designed by keeping in view the mental level of the child. Then lack of co-curricular activities, अगर एक बच्चे के जो लाइफ रूटीन है उसमें सिर्फ क्लास वर्क ही है, तो he will feel what, he will feel irritated, because after getting this thing, after coming out of the classroom he wants what, उसको चाहिए कोई गेम्स पीरियड हो, कोई उसके पास लाइब्रेरी हो, कहीं पे वो जाके डिस्कशंस करे, किसी के साथ बात करे. अगर ये मगर इफ इन हिज स्कूल देयर इज लैक ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, he will find himself maladjusted in the school. Then we have defective examination system. जब आप लोग भी एग्जाम्स का नाम सुनते हो तो क्या होता है, देयर कम व्हाट, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन द माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन. सबके दिमाग में जब भी एग्जाम्स का नाम कोई भी सुनता है तो क्या होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हो जाता है. तो जब तक एग्जाम्स नहीं होते हैं तो क्या होता है, एक कांस्टेंट वरी रहती है, आप फिक्र में रहते हो कि मैंने एग्जाम देना, आप डरे हुए रहते हो. तो दिस थिंग, व्हेन स्टूडेंट्स वर्क अंडर excessive stress and strain during examinations, they become what, maladjusted. Then attitude of the behavior of the teacher plays a very important role. अब देखिए, अगर आपका जो टीचर है, अध्यापक अगर आपका लविंग है, अफेक्शनेट है, आपके साथ उसकी अच्छे टर्म्स हैं, तो क्या होगा, आप स्कूल खुशी खुशी आओगे, आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज यू आर इन कंफर्ट जोन, आपको अच्छे से आपके टीचर के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है. मगर अगर आपके टीचर का इनडिफरेंट ओवर स्ट्रिक्ट बिहेवियर है, जब वो हमेशा आपको स्कोल्ड करता रहता है, डांटता रहता है, तो क्या होगा, आप स्कूल में आना पसंद नहीं करोगे. प्लस यू विल व्हाट, यू विल डेवलप अ डिसलाइकिंग फॉर योर टीचर एज वेल एज फॉर द सब्जेक्ट. और ये सब चीज़ें, दिस क्रिएट्स अ बैड इफेक्ट on the mind of the child and he becomes maladjusted. So students, this was with regard to school factors. Next we have social factors. अब social factors में सबसे पहले bad neighborhood, यानी कि आपका जहाँ पे आप रहते हैं वो सराउंडिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है इन बिल्डिंग अप योर पर्सनालिटी. क्योंकि अगर आपका आस पड़ोस अच्छा होगा
तो यू विल डेवलप गुड क्वालिटीज़, और अगर वो गलत होगा तो यू कैन इंडल्ज इन बैड थिंग्स। जैसे यहाँ पे बताया है, नेबरहुड इज एन इम्पॉर्टेंट कंडीशनर ऑफ ए चाइल्ड बिहेवियर। Many of our youngsters develop delinquencies because such pattern of behavior are available in their neighborhood, patterns like lying, stealing, obscene talk, etc. और इस पिक्चर में आप देख रहे हैं जो चाइल्ड है, ही इज स्टीलिंग फ्रॉम द पर्स ऑफ हर मदर। तो अगर आपका नेबरहुड गलत होगा तो आप बैड कंपनी में डल सकते हैं और बैड क्वालिटीज़ को आप अपना सकते हैं। तो ऐसी जो फिर ये जो डांट होती है जो पड़ती है, आप लाइंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं या लूज टॉक कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जब आपको डांट पड़ती है तो आप क्या हो जाते हैं, मैल एडजस्टेड हो जाते हैं। देन स्टूडेंट्स, क्लास डिफरेंसेस जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। तो ये जो हम कहते हैं कि हम अपर कास्ट से आते हैं, आप लोअर क्लास से आते हैं, तो दिस ऑल्सो क्रिएट्स व्हाट, फ्रस्ट्रेशन इन द माइंड ऑफ द चिल्ड्रन हु आर इन द स्कूल। तो वो जब अपने आप के साथ ऐसे डिफरेंट ट्रीटमेंट देखते हैं कि जो हाई सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स वाले हैं दे आर ट्रीटेड डिफरेंट, एंड जो लो वाले हैं दे आर ट्रीटेड डिफरेंट, दिस ऑल्सो क्रिएट्स मैल एडजस्टमेंट इन द चाइल्ड। Then students, mobility means frequent transfer of the parents। अब जो पेरेंट्स ट्रांसफरेबल जॉब्स में होते हैं तो आफ्टर 2 to 3 years के बाद दे हैव टू शिफ्ट देयर फैमिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब उनके बच्चे जब एक जगह से दूसरी जगह पे आते हैं, दे हैव टू फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। और ये जो मोबिलिटी होती है, बिकॉज जब वो नए स्कूल में जाएंगे, नए बच्चे होंगे, नया वातावरण होगा, तो बहुत सारे बच्चे उनको एडजस्ट नहीं करते हैं, उनको अपनाते नहीं हैं। तो वो जो उनका जो उस टाइप का वातावरण होता है वो उनके क्या करता है, उनको मैल एडजस्टेड चाइल्ड बना देता है, बिकॉज दे फील फ्रस्ट्रेटेड इन सच एन एनवायरनमेंट। देन वी हैव सोशल लॉज एंड बाइंडिंग्स, यानी कि हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हुए क्या होता है, वी हैव टू सर्टन सोशल नॉर्म्स, उनको हमने फॉलो करना होता है। और जब ये रिस्ट्रिक्शंस हमारे पेरेंट्स और टीचर्स हमारे पे डालते हैं, दे आर ए सोर्स ऑफ फॉर टेंशन एंड frustration for the child and ultimately leading to maladjustment. Then we have employment insecurity। जैसे ही बच्चे adolescent स्टेज में आते हैं, they are very ambitious about their career। तो क्या होता है, दे वांट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, वो चाहते हैं कि हम खुद कमाएं पैसा और खुद लेकर आए और उसको कमाकर अपने पेरेंट्स को दें। तो मगर क्या होता है, वो पढ़े हुए भी हैं, क्वालिफाइड भी हैं, सब कुछ है, मगर दे आर नॉट फाइंडिंग एनी जॉब। जब उनको जॉब ही नहीं मिलती है तो दे बिकम रेस्टलेस, एंशियस और समटाइम्स इवन रिबेलियस, लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर देते हैं अगेंस्ट द सोसाइटी एंड बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इसके कारण दे बिकम व्हाट, मैल एडजस्टेड। देन स्टूडेंट्स, देयर आर फिजिकल फैक्टर्स एंड इमोशनल शॉक्स। इमोशनल शॉक्स में हम कहेंगे जैसे डेथ ऑफ ए, अब पापा मम्मी किसी के भी पेरेंट की हो जाए, या कोई मेट विद एन एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या होता है, जब किसी का आप देखो, किसी को एकदम से किसी को खबर मिले कि कोई इंसान की डेथ हो गई है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो यू गेट शॉक, ठीक है ना। जहाँ आप देखिए इस द मिडिल वन पिक्चर में दिखाया है कि ही इज रिसीविंग सम बैड न्यूज़, जिसके कारण वो इमोशनल शॉक में जा रहा है। द अदर पिक्चर शोइंग कि वो जो इंसान है वो बैंकरप्ट हो चुका है, ही इज़ इन इमोशनल शॉक। एंड द ये जो फसलों की पिक्चर है, फसल दिखाई गई है एग्रीकल्चर की, इसमें दिखाया है कि अगर फार्मर ने अपनी फसल लगाई है और उस फसल को उसने अगले दिन काटना है, तो क्या होता है, कोई स्टॉर्म आता है, कहीं कोई थंडर स्टॉर्म होता है, उसकी सारी जो फसल होगी वो खराब हो जाती है, एंड दिस इज ओनली द सोर्स ऑफ इनकम फॉर हिम। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एकदम से जब किसी को पता चलती हैं तो ही becomes a maladjusted person and he goes into shock. Then students, this was with regard to the causes of maladjustment. Along with this we have symptoms of maladjustment, कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई maladjusted है। तो ये जो symptoms हैं they are divided into 3
फिजिकल सिम्टम्स, बिहेवियर सिम्टम्स एंड इमोशनल सिम्टम्स। इसमें देखिए फिजिकल सिम्टम्स में बताया है स्टटरिंग, स्टैमरिंग, तुतलाना, अड़क के बोलना, स्क्रैचिंग हेड, फेशियल ट्विस्टिंग, बाइटिंग नेल्स, रॉकिंग फीट, रेस्टलेसनेस, ड्रमिंग विद फिंगर्स। ये जब ये सारी एक्टिविटीज़ एक इंसान करता है, अपने नाखून को काटता है, जब अपने सिर को जोर जोर से खींचता है, अपने टांगों ये पाँव को जोर जोर से बचाता है, रेस्टलेस दिखाता है, ड्रमिंग विद फिंगर्स, फिंगर्स के साथ खेलता है, तो दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ मैल एडजस्टमेंट। बिहेवियर में बताया गया है झूठ बोलना, किसी के ऊपर दादागिरी करना, चोरी करना, भागना, स्कूल के साथ इधर उधर घूमना, स्कूल का जो अचीवमेंट है, एकेडमिक अचीवमेंट है, वो पुअर रहना, स्कूल से एब्सेंट रहना, हाइपर एक्टिव विड्रॉवल टेंडेंसीज, negativism and sex disturbances. These all are the what? These are all behavioral symptoms which shows the signs of maladjustment. Then emotional symptoms में आपके पास है जब आप हद से ज़्यादा फिक्र करती हैं, डरे रहते हैं, अपने आप को किसी से छोटा समझते हैं, जलन करते हैं, जालिसी की भावना रहती है, डरे हुए हैं, टेम्पर्स टैंट्रम, कभी आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, कभी आप बहुत शांत हो जाते हैं, हमेशा फिक्र में रहना, झगड़े करते रहना या टेंशन में रहना, ये सारे इमोशनल सिम्टम्स हैं। तो ये सिम्टम्स ऑफ मैल एडजस्टमेंट दे आर डिवाइडेड इनटू 3: फिजिकल सिम्टम्स, बिहेवियर सिम्टम्स एंड इमोशनल सिम्टम्स। अब ये जो सिम्टम्स हैं इसके साथ नर्वस डिसऑर्डर्स, फियर, एंजाइटी, फोबिया, किसी चीज़ का फोबिया हो जाना, एंजाइटी होती है, वरी, फियर होता है, डर। हैबिट्स डिसऑर्डर्स, स्पीच आपकी अच्छी नहीं है, आप ठीक से नहीं बोल रहे हैं, रात को आप सोते नहीं हैं, दीज आर योर व्हाट, दीज आर हैबिट डिसऑर्डर्स। देन बिहेवियर डिसऑर्डर्स में आप किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते ठीक से, आपको अग्रेशन, गुस्सा, ट्रुएंसी, आप कहीं से स्कूल से भागते हो, दैट इज़ व्हाट, दिस इज बिहेवियर डिसऑर्डर। एजुकेशनल क्या है सिम्टम्स? बैकवर्डनेस, इनडिसिप्लिन, कंसंट्रेशन, इनएबिलिटी टू कीप जॉब। आप कहीं जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, मगर आप उस नौकरी को नहीं रख सकते हैं। तो दीज आर ऑल व्हाट सिम्टम्स ऑफ मैल एडजस्टमेंट। नाउ हाउ दीज सिम्टम्स कैन बी डिटेक्टेड, हम इनको कैसे ढूंढ सकते हैं? किसी बच्चे के अंदर ये सब चीज़ें हैं तो उसको ढूंढने हम कैसे ढूंढ सकते हैं कि उस चाइल्ड के अंदर ये वो जो चाइल्ड है, ही इज़ व्हाट, ही इज़ ए मैल एडजस्टेड चाइल्ड। इसके लिए बच्चा, देर आर टू थिंग मेथड्स। देखिए हमने लिखा है मैल एडजस्टमेंट मस्ट ऑलवेज बी टेकन एज ए रेड सिग्नल, कि खतरनाक है अगर किसी बच्चे के अंदर मैल एडजस्टमेंट है, as it may lead child towards serious behavioral problems, mental illness and diseases. It is always better to have his early detection. अगर टीचर को लगता है कि कोई बच्चा उसकी क्लास का मैल एडजस्टेड है तो वो उसकी डिटेक्शन यानी उसको पहले से ही उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट एंड फाइंड वेज एंड मीन्स फॉर इज एक्टिवेशन, और ऐसे तरीके ढूंढे जिससे वो उनको मॉडिफाई कर सके। तो उन्होंने बोला एक ऑब्जर्वेशन मेथड है, एक इंटरव्यू मेथड है। ऑब्जर्वेशन मेथड में टीचर शुड ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम, कि क्लास में कैसे बिहेव करता है, प्लेग्राउंड में कैसे बिहेव करता है, लाइब्रेरी में कैसे बिहेव करता है। टीचर शुड कीप द रिकॉर्ड ऑफ द मैल एडजस्टेड चाइल्ड विद हिम, उसको वॉच करते, केयरफुल वॉच रखे उसके ऊपर, हर स्टेप पे उसको वॉच करे। और अगर टीचर को लगता है कि ही इज़ मैल एडजस्टेड, देन ही शुड ऑल्सो यूज द इंटरव्यू मैथड। इंटरव्यू मैथड में ही शुड टॉक विद द चाइल्ड, he should talk with the parents of the child and with even the friends of the child in order to detect maladjustment. Apart from the methods of observation and interview, there are certain tests, use of tests which the teacher should make. One is the Bell Adjustment Inventory Test. इसमें टीचर क्या करता है, he can assess कि उस बच्चे की कैसी एडजस्टमेंट थी इन मेजर लाइफ सिचुएशन। जब उसकी ज़िंदगी में कोई घटना हुई तो उसने उसमें कैसे अपने आप को एडजस्ट किया। मूनी चेकलिस्ट में अ टीचर कैन प्रिपेयर अ चेकलिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट द मैल एडजस्टमेंट अमंग चिल्ड्रन इन हिज क्लास, कि एक टीचर एक चेकलिस्ट बना सकता है, क्वेश्चन आंसर्स लिख के फिर उनको बच्चों के डिस्ट्रीब्यूट करके, जो क्वेश्चंस में लिखे हैं बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करे जो उसको मैल एडजस्टेड चिल्ड्रन लगते हैं, फिर उनका रिस्पॉन्स देखकर he can detect whether the child is maladjusted or not.
देन देयर इज टेलर एंजाइटी स्केल। इसमें एक बच्चे की एक्सेसिव, ये स्केल यूज होता है जब आप एक बच्चे की एक्सेसिव एंजाइटी देखना चाहते हो, एक बच्चे के अंदर कितनी वरीडनेस है, कितना वो फिक्र करता है, वो एंजाइटी स्केल देखना चाहते हो, देन दिस एंजाइटी स्केल इज यूज्ड। Then the Rogers test of personality and adjustment. Personality adjustment. This is used for screening of maladjusted children. Maladjusted children को ढूंढने के लिए ये बड़ा टेस्ट यूज होता है, personality adjustment test. Then you have Hegre, Olson, Wickman behavior rating schedule. This test is used to see the traits of behavior, characteristics of behavior एक देखने के लिए दिस रेटिंग स्केल इज यूज्ड बाय द टीचर। ही कैन रेट द characteristics of behavior of a child by this schedule. Then in the end I will say adjustment in life is a difficult thing to do but it makes you successful. माना कि हमें हर चीज से एडजस्टमेंट करना मुश्किल है, हम नहीं कर सकते हैं, और वी कैन नॉट एडजस्टेड टू ए एक्सट्रीम है, हम बोलेंगे हम बड़े एडजस्टेड हैं, वो नहीं होता है, मगर एडजस्टमेंट करने में ही भलाई है और हमें करनी चाहिए ताकि हम अपने आप को कुछ हद तक सक्सेसफुल कर सकें। So this was with regard to maladjustment, its causes. Then we studied about the symptoms and its detection. So students, thank you so much. Stay safe, stay home, respect the frontline workers. Have a good day. Bye bye.